हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेस पार्ट 2। कल का जो पार्ट 1 किया था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि थ्योरेटिकली किस तरह से मैक्सिमास बनेंगे, मिनिमास बनेंगे, किस तरह से वेव फ्रंट का डिवीज़न होगा, किस तरह से हम हाफ पीरियड जोन्स बनाएंगे। और इन सब को यूज़ करते हुए हमने देखा था मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा। आज हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे और ये कैलकुलेट करेंगे कि जो फ्रिंजेस है उनके बीच का फ्रिंज अंतराल क्या होता है, फ्रिंजेस इक्वी डिस्टेंस बनती है या नहीं, या इसमें बनने वाली फ्रिंजें अलग अलग अंतराल पर बनती है। विवर्तन फ्रिंजों की स्थिति एवं फ्रिंज अर्थ अंतराल, पोजीशन ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस ऑफ एंड फ्रिंज विड्थ। चित्र जैसा कि कल हमने देखा था उससे रेफ़र करिए, कल वाले लेक्चर से। कब P बिंदु उच्चिष्ट होगा यदि O डैश O दूरी में विषम संख्या की अर्धकालिक पट्टियाँ होती है, अर्थात PO माइनस PO डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये कंडीशन जब पूरी तरह से सेटिस्फाई होगी तो हमेशा हमें P पॉइंट पर उच्चिष्ट मिलेगा। और अगर ये कंडीशन PO माइनस PO डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 का समगुणक होगा तो हमेशा हमें P पॉइंट पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। अब जो हमने चित्र बनाया था कल उसको रेफरेंस करके देखिए, वहाँ पे हमने SO लिया था और SO डैश और SO लगभग बराबर है, इन दोनों को A ले लिया। OC इज इक्वल टू B। O है आपका जहाँ पे हमने वो रखा है, ऑब्स्टिकल रखा है, और C सेंट्रल पॉइंट है पर्दे के ऊपर, ये डिस्टेंस B है। और जो C पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट और कोई दूसरा अक्ष के अलावा अक्षीय बिंदु जो है उसके बीच की दूरी CP इज इक्वल टू Y लिए, जो Y भी बहुत छोटी दूरी होगी। डायग्राम की ज्योमेट्री से हम देख रहे हैं PO स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। और अब PO की वैल्यू निकालें डायग्राम से, तो ये कितनी हो जाएगी, PO इज इक्वल टू ट्राइंगल यूज़ करेंगे तो B स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू हाफ, B कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज टू हाफ के बराबर। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन को फर्दर, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि b इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन y, तो ये टर्म वाई स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बहुत छोटी होगी, इसलिए इसको हम द्विघात प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार पहले हमने PO की वैल्यू निकाली, इसी तरह हम SP की वैल्यू निकालें तो SP में अब क्या हो गया, बेस टोटल हो गया आपका A डिस्टेंस और B डिस्टेंस, और उधर वाला Y कॉमन है, Y एक्सेस वाला, तो SP हो जाएगा हमारे पास A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू हाफ, A प्लस B कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A प्लस B का होल स्क्वायर इज टू हाफ। बाइनोमियल थ्योरम से क्या हो जाएगा, फिर A plus B is very very less than in comparison to Y, therefore we can expand this expansion by using binomials theorem। तो SP कितना हो गया हमारे पास, SP इज इक्वल टू A प्लस बी इन ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2A प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास PO डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, PO डैश इज इक्वल टू होता है S माइनस SO डैश। बाकी सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो ये सारी PO डैश रखा तो ये कितना हो गया हमारे पास A प्लस बी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A। यहाँ से जब सॉल्व किया तो PO डैश इज इक्वल टू B प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2A प्लस बी के बराबर होगा, जिसको हमने समीकरण 4 से प्रदर्शित किया है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों से वैल्यूज़ रख लेते हैं हम। यहाँ से PO डैश की आ गई, PO की हमारे पास ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, तो इस दोनों समीकरण को काम में लिया तो PO माइनस PO डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन A प्लस बी, और इसमें से वाई स्क्वायर A अपॉन 2b इन ब्रैकेट A प्लस बी, इसको कहते हैं हम समीकरण 5। अब PO और PO डैश क्या चीज़ है, PO और PO डैश दोनों तरंगों द्वारा तय किया गया पथ में अंतर है, मीन्स ये हो गया आपके पास पाथ डिफरेंस के बराबर। यह पथांतर को प्रदर्शित करता है समीकरण 5। तो अब उच्चिष्ट के लिए जब कंडीशन निकालेंगे तो हम कहेंगे कि दिस पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ऑड इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2, जैसे कि हमने शुरू में कंडीशंस रखी हैं। तो अतः P बिंदु पर उच्चिष्ट के लिए वाई स्क्वायर A अपॉन 2B A प्लस बी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और क्योंकि यह n क्रम के
उच्चिष्ट की शर्त होगी, इसलिए y जो डिस्टेंस है इसको yn लिख लेते हैं हम nth फ्रिंज के लिए। तो उच्चिष्ट के लिए क्या आ जाएगा मान, तो n जो आ जाएगा हमारे पास इस इक्वेशन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले yn की वैल्यू निकालेंगे। तो yn स्क्वायर आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन, ये वाली सारी वैल्यूज़ इधर शिफ्ट हो जाएंगी और फिर y की वैल्यू निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो yn फाइनली आ जाएगा अंडर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन a। इसी तरह निम्निष्ट के लिए कंडीशन निकालनी है। तो जो पथांतर है हमारे पास, जो कि हमने अभी कौन सी समीकरण से देखा था, समीकरण 5 से, इस समीकरण 5 को इस बार हम बराबर कर देंगे इवन इंटीजर ऑफ लैम्डा बाई 2 के। तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर हो गया। यह nवें क्रम के निम्निष्ट की शर्त होगी, अतः y को yn लिखने पर n क्रम के निम्निष्ट के लिए जैसे ऊपर सॉल्व किया है सिमिलरली yn आ जाएगा अंडर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी 2n लैम्डा अपॉन a। समीकरण 7 से दिखाया हमने इसको। चूँकि अब ये दोनों ये राशियाँ जो है इस ब्रैकेट में b इंटू ए प्लस बी लैम्डा अपॉन a, b क्या है हमारा, b है हमारे पास ऑब्स्टेकल और पर्दे के बीच की दूरी, a है हमारे पास सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की दूरी, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य जो कि हम काम में ले रहे हैं। ये सब एक नियत राशियां हैं जो कि कांस्टेंट है। तो इस पूरी को अंडर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी लैम्डा अपॉन a को k लिखने पर हम क्या कह रहे हैं, क्या आ जाएगी वैल्यू। तो इक्वेशन 6 को लिखा पहले हमने, तो 6 हो गई yn इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ 2n माइनस 1। और जब इक्वेशन 7 में ये वैल्यू रखी तो इक्वेशन 7 हो गई yn इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ 2n। तो इक्वेशन 8 और 9 आ गई हमारे पास विवर्तन उच्चिष्टों और विवर्तन निम्निष्टों के लिए इक्वेशंस की वैल्यू। अब इसके अंदर हमें मान लीजिए दो विवर्तन प्रदीप्त फ्रिंजों में अंतराल ज्ञात करना है। तो n की जगह हम वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे। तो पहले y2 और y1 दोनों वैल्यूज़ रखें। तो यहाँ पे पहले हम इसमें इक्वेशन जो 8 है इसके अंदर y1 रखेंगे तो कितना हो गया, y1 इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ, ये 1 ही हुआ 2 माइनस 1, तो y1 इज इक्वल टू के। दूसरा अगर y2 लिखा है यहाँ पे तो n की जगह 2 रखा तो y2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 के। और अगर अंतराल निकालना है तो हम इन दोनों टर्म्स को माइनस कर देंगे। तो y2 माइनस 1 इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 1 विच इज़ इक्वल टू 0.73 के। इसी तरह हम तीसरी और दूसरी फ्रिंज का अंतराल निकालना चाहें तो समीकरण 7 में एक बार y की n की जगह 3 और एक बार n की जगह 2 लिखेंगे और फिर y3 और y2 ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास k अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.5 के। ये हो गई समीकरण 11। तो ये हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस आई हैं जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि प्रदीप्त फ्रिंज कौन सी, पहली और दूसरी प्रदीप्त फ्रिंज के बीच का अंतर आ गया समीकरण 10 से, फिर दूसरी और तीसरी प्रदीप्त फ्रिंज के बीच का अंतर आया समीकरण 11 से। इससे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि ये फ्रिंजें इक्विडिस्टेंट नहीं होती है, समान अंतराल पे नहीं होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले 0.73 था फिर 0.50 हो गया। इसी तरह अगर हम y4 माइनस y3 निकालेंगे तो वो और कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्ट्रेट एज के कारण विवर्तन होता है तो उसमें विवर्तन प्रदीप्त फ्रिंजों के बीच लगातार अंतराल कम होता जाता है। इसी तरह उत्तरोत्तर विवर्तन अदीप्त फ्रिंजों के लिए भी अंतराल निकालें तो उसके अंदर हम कौन सा समीकरण काम में लेंगे, उसके लिए लेंगे समीकरण 9 काम में लेंगे। समीकरण 9 में n की वैल्यू एक बार 1 एक बार 2 रखेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा k अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.59 के। और उसके बाद n की वैल्यू 3 और 2 रखेंगे तो y3 माइनस y2 इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.59 के और 0.45 के। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न हम ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर भी उत्तरोत्तर जो विवर्तन अदीप्त फ्रिंजें हैं, जैसे जैसे इसका ऑर्डर इंक्रीज़ होता है हम देख रहे हैं कि इनके बीच का भी अंतराल कम होता जाता है। जैसे कि इसके अंदर 0.59 था पहली और दूसरी में, और दूसरी और तीसरी जो फ्रिंज है उसके अंदर ये अंतराल 0.45 के रह गया। तो इसके अंदर जैसे जैसे हायर ऑर्डर की तरफ हम प्रोसीड करेंगे उनके जो फ्रिंजें हैं उनके बीच का अंतराल कम होता जाता है। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे हैं कि विवर्तन जो है इसमें प्रदीप्त फ्रिंजों में अंतराल पहली और दूसरी में था 0.73, यहाँ पहली और दूसरी में है 0.59।
तो हम ये कहते हैं कि आपस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में भी बदल रहा है, सभी डार्क में भी बदल रहा है, और किन्हीं सेम ऑर्डर की दो ब्राइट फ्रिंज या सेम ऑर्डर की दो डार्क फ्रिंज के बीच में भी कभी भी अंतराल समान नहीं होता है। अतः हम पाते हैं कि सीधी कोर से विवर्तन में फ्रिंजें असमान अंतराल पर बनती है। यह अंतराल उत्तरोत्तर घटता रहता है, और जैसा कि कल चित्र हमने बताया था, उसी चित्र को रेफर करेंगे हम कि प्रदीप्त फ्रिंजों के स्थान पर बाद में फिर हमने उसको बिंदुकित रेखा से अंकित किया गया है, उसको हमने उससे दिखाया है। ज्यामितीय छाया कोर की सी पर तीव्रता क्या होगी? सी के सापेक्ष तरंगाग्र का ध्रुव में जो है वो है आपका ओ है, इसलिए सी पर ओ से W1 तक आधे तरंगाग्र के कारण प्रकाश पहुंचेगा तथा ओ से W तक के आधा जो है प्रकाश वो रुक जाएगा। अतः ओ पर जो आयाम होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 प्लस R3 प्लस माइनस RN। और इसको फिर जैसा कि हमने कल से करते आ रहे हैं, बार बार आपको ये चीज़ दिखाई है मैथमेटिकली करके, इस R1 को लिखेंगे R1/2 प्लस R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 प्लस R3/2। फिर हम ब्रैकेट बना लेंगे R1/2 को एक को छोड़ के, फिर R1/2 माइनस R2 प्लस R3/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जो फाइनल मेरे पास टर्म रहेगी वो रह जाएगी R1/2 के बराबर। और सी पे जो तीव्रता हो जाएगी, ये R है तो I हो जाएगा I इज़ प्रोपोर्शनल टू R1² 4 के बराबर होगा। यह तीव्रता संपूर्ण तरंगाग्र के कारण तीव्रता की सिर्फ 1/4 रह जाती है। ज्यामितीय छाया क्षेत्र में तीव्रता क्या होगी? चित्र के अनुसार ज्यामितीय छाया में किसी बिंदु पर अगर हम विचार करें तो उसके सापेक्ष तरंगाग्र W1 पर ध्रुव O1 है। बिंदु Q पर ऊपरी आधे तरंगाग्र के W1 से O तक का भाग के कारण तीव्रता होगी, तथा इसके जो निचला भाग है आधे तरंगाग्र का, जो कि O से O' के बीच का जो है वो पूरी तरह से कोर से ढका हुआ है। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी O माना O1 एक अर्धकालिक पट्टी के बराबर है, तो Q पर आयाम हो जाएगा R इज़ इक्वल टू R2 माइनस R3 प्लस R4, क्योंकि फर्स्ट आप जो जोन है वो उसके पीछे रह गया, तो ये वैल्यू हो गई R2/2। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I इज़ इक्वल टू R2²/4। अब हम ये कहते हैं कि अगर उसके O' के पीछे दो अर्धकालिक पट्टियाँ छिप गई तो फिर R हो जाएगा R3 माइनस R4 प्लस R5 विच इज़ इक्वल टू R3/2, जो समीकरण में 18 से दर्शाया गया है। तो जैसे जैसे हमारी ऑब्स्टेकल की साइज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। हम देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है R1 इज़ ग्रेटेस्ट, तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3, तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू धीरे धीरे इंटेंसिटी की कम होती जाएगी। इस तरह यदि बिंदु Q को ज्यामितीय छाया में नीचे खिसकाते जाएं तो कोर O' पर जो अर्धकालिक पट्टियां हैं वो और ज़्यादा ढक जाएंगी, जिससे Q पर तीव्रता घटती जाती है। अतः हम पाते हैं कि ज्यामितीय छाया क्षेत्र में कुछ दूरी तक घटते हुए क्रम में तीव्रता अवश्य रहती है। C बिंदु के नीचे तीव्रता एकाएक शून्य नहीं होती है, चूँकि अर्धकालिक पट्टियों के आकार बहुत छोटे होते हैं। अतएव C से Q तक बहुत थोड़ी सी दूरी तक ही घटते क्रम में तीव्रता रहती है, फिर वो तीव्रता पूरी तरह से शून्य हो जाती है, जैसा कि हमने जो ग्राफ बनाया था चित्र उससे क्लियरली आप विजिबल कर सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा।